हेलो एवरीवन, दिस इज दुष्यंत सिंह एंड वेलकम टू अध्ययन अड्डा। आप हिंदी का चौथा क्लास देख रहे हैं। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय के विषय में। इसमें हम जानेंगे कि उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रकार क्या होते हैं, इनका यूज कैसे किया जाता है। उपसर्ग या प्रत्यय किसी शब्द के आरंभ में या अंत में जुड़कर किस तरह से उस शब्द में विशेषता ला देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, उर्दू के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, ये भी आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं उपसर्ग के विषय में। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग क्या होता है। अगर उपसर्ग की परिभाषा को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं, शब्दांश का मतलब शब्दों के ही अंश या शब्दों के ही भाग। उपसर्ग क्या है? शब्दों के ही अंश हैं। तो उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर, आप अभी उपसर्ग पढ़ रहे हैं, इससे बाद में आप प्रत्यय पढ़ेंगे इसी क्लास में। तो कभी कभी उपसर्ग और प्रत्यय से डायरेक्टली ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जोड़ा जाता है या अंत में जोड़ा जाता है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्द के आरंभ में जुड़ता है, आरंभ में उसको लगाया जाता है। तो उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या फिर उसके अर्थ को ही बदल देते हैं। और ऐसे शब्दांशों को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको उपसर्ग की परिभाषा अच्छी तरह से पता चल चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि उपसर्ग यानी जैसे संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, उर्दू के उपसर्ग होते हैं। तो कभी कभी परीक्षा में इनकी सीधी सीधी संख्या पूछ ली जाती है कि संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी मानी गई है, उर्दू के उपसर्गों की संख्या कितनी मानी गई है, हिंदी के कितने उपसर्ग होते हैं। तो आपको बता दें कि संस्कृत और उर्दू के उपसर्गों की संख्या होती है 19 और हिंदी के उपसर्गों की संख्या होती है 10। अब संस्कृत के कौन कौन से 19 उपसर्ग हैं, उन सभी पर वैसे तो अगर एक एक वर्ड को अगर यहाँ पे हम डिफाइन करने का प्रयास करेंगे तो ये वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आपको बोरियत महसूस होने लग जाएगी। तो इसके एक दो जो प्रकार हैं उनको मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। फिर आपका जो माइंड है इतना मैच्योर हो चुका होगा, विकसित हो चुका होगा कि फिर इन सभी चीज़ों को आप आसानी से समझ पाएंगे। तो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं 19 और उसमें से सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सु उपसर्ग के बारे में। यहाँ पर जो ब्रैकेट में दे रखा है आपको पहला वाला, ये सु उपसर्ग है और इसके सामने 3 वर्ड लिखे हुए हैं, अच्छा, सुंदर और सहज। यानी कभी कभी परीक्षा में आपसे उपसर्ग का अर्थ ही पूछ लिया जाता है। कोई भी एक उपसर्ग आपको दे देगा, जैसे सु उपसर्ग दे दिया, वि उपसर्ग दे दिया, प्रति उपसर्ग दे दिया, सम उपसर्ग दे दिया और पूछ लिया कि ये जो उपसर्ग हैं ये किस अर्थ में यूज किए जाते हैं। तो अगर आपको इन उपसर्गों के अर्थ के विषय में पता होगा तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो जो सु उपसर्ग है उसका अर्थ होता है अच्छा, सुंदर या सहज। अच्छा, सुंदर या सहज यानी सु उपसर्ग इन अर्थों में ही यूज किया जाता है। मतलब किसी भी शब्द में अच्छाई पैदा करने के लिए या उसको सुंदर बनाने के लिए या उसको सहज भाव उसका प्रकट करने के लिए हम सु उपसर्ग को यूज करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है आपका सु प्लस आगत, इसको मिलाकर के बना है स्वागत। तो आपको परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? आपको पूछा जा सकता है कि स्वागत शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो आपको इसको अलग अलग करना होगा और अलग अलग करेंगे तो आप पाएंगे कि स्वागत शब्द को अलग अलग करते हैं, पृथक करते हैं, इसके खंड करते हैं तो हमें 2 शब्द प्राप्त होते हैं, सु प्लस आगत। ठीक है, तो इसके पहले वाला जो पार्ट है इसका वो है सु उपसर्ग प्लस आगत जो है इसका मेन वर्ड है। तो आगत शब्द का अर्थ क्या होता है? आगत शब्द का अर्थ होता है आया हुआ या आने वाला कोई भी व्यक्ति। और जब हम किसी व्यक्ति का स्वागत करते हैं तो ध्यान देने की बात यह है कि जब हम किसी व्यक्ति का
वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, तो क्या डंडे लाठी लेकर के किसी का स्वागत किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता ना। स्वागत शब्द अपने आप में एक अच्छा शब्द है, एक अच्छे या पॉजिटिव वे को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है इजीली कि आगत मतलब आने वाला, और आगत के आगे हमने सु जोड़ दिया तो वो स्वागत हो गया। और ये किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है? एक अच्छे अर्थ में प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो जो सु उपसर्ग है वो अच्छे के अर्थ में, सुंदर के अर्थ में, या सहज या पॉजिटिव वे में इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है ग्राह्य। ग्राह्य का मतलब होता है ग्रहण की हुई कोई वस्तु या ग्रहण किया हुआ कोई सामान। तो ग्रहण किया हुआ सामान, ग्रहण आप जनरली नॉर्मल तरीके से भी किसी चीज़ को ग्रहण कर सकते हैं, या आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपी जा रही है आपके सामने, ज़बरदस्ती आपको कोई चीज़ दी जा रही है, वो भी तो ग्रहण कर रहे हैं आप। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप उसको अच्छे तरीके से ग्रहण कर रहे हैं या फिर उसको गलत तरीके से ग्रहण कर रहे हैं। तो ग्राह्य के आगे जब मैंने सु लगा दिया तो उसका मतलब है सुग्राह्य, आसानी से ग्राह्य, आसानी से ग्रहण की जा सकने वाली, अच्छी तरीके से ग्रहण की जा सकने वाली वस्तु। यानी ग्राह्य के आगे जब सु लग गया तो उसका अर्थ थोड़ा सा विशेष हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया? पॉजिटिव वे में चला गया ये अर्थ। सु को जब ग्राह्य में जोड़ा गया तो सुग्राह्य हो गया। सुग्राह्य का अर्थ क्या है? अच्छी तरीके से या सहज तरीके से किसी वस्तु को ग्रहण करने, ठीक है, अच्छे तरीके से या सहज तरीके से किसी वस्तु को ग्रहण करना। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि सु शब्द जो है, सु उपसर्ग जो है, जब किसी शब्द में जोड़ा जाता है तो उसका अर्थ जो है वो पॉजिटिव वे में चेंज हो जाता है, अच्छे में चेंज हो जाता है, सुंदर में चेंज हो जाता है, या फिर सहज तरीके से उसका भाव प्रकट करता है, ठीक है। तो सुयस है तो सुयस शब्द में उपसर्ग है सु, ऐसे ही सुयोग्य शब्द में भी सु उपसर्ग है, ऐसे ही सुसंगति शब्द में भी सु उपसर्ग है। जैसे संगति करना मतलब किसी के साथ रहना, किसी को फॉलो करना, किसी के साथ घूमना फिरना, ये संगति में आ जाता है। लेकिन संगति का अर्थ ये नहीं होता कि संगति हमेशा अच्छी ही हो, संगति बुरी भी हो सकती है। तो अगर जब हमने संगति में सु उपसर्ग को जोड़ दिया, संगति में हमने सु उपसर्ग जोड़ दिया, तो संगति कैसी हो गई? अच्छी संगति हो गई। सुसंगति का अर्थ क्या है? अच्छे लोगों का साथ, यानी अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छे लोगों की संगति में रहना। यानी जो सु शब्द है संगति में जुड़ करके इसके अर्थ को अच्छा बना रहा है, इसलिए इसमें जो है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अच्छा, सुंदर, सहज, ठीक है। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुसंगति में उपसर्ग क्या है? तो सुसंगति में उपसर्ग है सु, ठीक है। अब आते हैं इसका दूसरा वाला एग्जाम्पल, सम। सम किस अर्थ में यूज किया जाता है? पूर्ण, अच्छी तरह या संयोग के अर्थ में। पूर्ण, अच्छी तरह या संयोग के अर्थ में। मैंने आपको पहला वाला पॉइंट समझा दिया है, इसे आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं और दूसरों के साथ में। जैसे सम उपसर्ग जो है ये किस अर्थ में यूज किया जाएगा? पूर्ण के अर्थ में, अच्छी तरह के अर्थ में या संयोग के अर्थ में, ठीक है। अब आपको शब्द याद रखने हैं, शब्द याद रखने हैं, उन शब्दों में कौन कौन से उपसर्ग यूज किए जा रहे हैं वो याद रखने हैं। आपसे शब्द आपको जब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको शब्द दे देगा, शब्द देने के बाद में आपसे ये पूछेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो जो शब्द में यहाँ पे लिखे हैं आप ये देख सकते हैं कि आप किसी बुक को पढ़ेंगे या किसी बुक को उठा करके देखेंगे तो आपको उसमें एक एक शब्द पर करीबन 50, 100, 150 तक एग्जाम्पल दे रखे होंगे, 150 तक उपसर्ग उसमें दे रखे होंगे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं मैंने यहाँ पर केवल उन्हीं चीज़ों को पॉइंट आउट करने की कोशिश की है जो या तो पिछले एग्जाम में आए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। ज़्यादातर एग्जाम्पल इसमें जो आपको नज़र आ रहे हैं वो सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो संग्राम है, संग्राम में सम उपसर्ग है, ठीक है, प्लस इसमें ग्राम जुड़ जाता है, सम और ग्राम को मिला करके बनता है संग्राम। ऐसे ही संस्कृत है, संस्कृत के जब हम खंड करेंगे तो उपसर्ग निकल के आएगा सम, ठीक है, सम प्लस कृत बनाकर होता है संस्कृत। ऐसे ही संसार में सम प्लस सार, संदेश में सम प्लस देश, संस्कार में सम प्लस कार, संकल्प में सम धन कल्प और संरक्षण में सम धन रक्षण। इस तरीके से आपको सम का अर्थ पता चला। सम का अर्थ है पूर्ण, अच्छी तरह, संयोग, ठीक है। इन तीन अर्थों में ये यूज किया जाता है और जो महत्वपूर्ण शब्द थे सम उपसर्ग से संबंधित वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। अब चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनको वीडियो को पुश करके इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरे पर चलते हैं। तीसरा है आपका वे। तीसरा है आपका वे।
और वी किस अर्थ में यूज किया जाता है? बिना, अलग या विशेषता। ठीक है, किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग होना, किसी चीज़ की विशेषता बताना, ठीक है, या किसी चीज़ के बिना, मतलब किसी चीज़ के जैसे विदाउट के अर्थ में इसको हम यूज करते हैं। विस्मरण, विस्मरण जो शब्द है इसमें क्या है? विस्मरण जो शब्द है इसमें वि उपसर्ग है प्लस इसमें स्मरण, यानी विस्मरण शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, दो भागों से मिलकर के बना है। पहला भाग है आपका वि, दूसरा भाग है स्मरण। स्मरण का अर्थ है किसी चीज़ को याद करना, किसी चीज़ को मेमोराइज करना, लेकिन उसमें वि जोड़ दिया तो इसका जो अर्थ है वो उल्टा हो गया। यानी वी का जब आप अर्थ देखेंगे तो इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि वी का अर्थ बिना के अर्थ में भी यूज किया जाता है। तो अगर विस्मरण को अगर हम शाब्दिक अर्थ के रूप में इसको लें तो स्मरण का मतलब है याद करना या मेमोराइज करना। अब वे इसमें लग गया तो वे का अर्थ है बिना, यानी बिना स्मरण के। तो विस्मरण का अर्थ हो जाता है भूलना, और भूलना कब होता है? जब हमें कोई चीज स्मरण नहीं रहती, याद नहीं रहती। तो ठीक है, वे का अर्थ बिना, अलग या विशेषता के अर्थ में किया जाता है। अब आसानी से आप इस नीचे वाले जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको आप समझ सकते हैं। जैसे व्यर्थ है तो व्यर्थ में वे उपसर्ग है प्लस अर्थ। ठीक है, व्युत्पत्ति में वी उपसर्ग है प्लस उत्पत्ति। व्याकुल में वी उपसर्ग है प्लस आकुल। ऐसे ही विमुख है वी प्लस मुख से मिलकर के बना है जिसमें से वी उपसर्ग है। ऐसे ही व्याप्त जो है वी प्लस आप्त से मिलकर के बना है, इसमें भी वी उपसर्ग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रति, प्रति किस अर्थ में यूज किया जाता है? प्रति उल्टा, किसी की ओर, विरोध में, या फिर प्रत्येक के लिए। इन 3-4 अर्थों में प्रति उपसर्ग को यूज किया जाता है। जैसे शब्द दे रखा है आपके सामने प्रत्येक, अगर इसको हम खंडों में तोड़ेंगे तो आपको सामने दो चीजें मिलेंगी, प्रति मिलेगा, एक मिलेगा। ठीक है, प्रति प्लस एक बराबर होता है प्रत्येक, इसमें उपसर्ग क्या हो गया आपका? प्रति। ऐसे ही प्रत्यक्ष को तोड़ेंगे तो प्रतिधन अच्छ, प्रत्युपकार को जोड़ेंगे तो प्रतिधन उपकार, प्रत्युत्तर को जोड़ेंगे तो प्रति प्लस उत्तर। उत्तर का मतलब आपको पता ही है, उत्तर का मतलब किसी चीज का आंसर देना। ठीक है, और जब हम प्रति इसमें लगा देते हैं तो उसका मतलब हो गया प्रत्युत्तर। आपने किसी को उत्तर दिया, सामने वाले ने उसके रिस्पॉन्स में आपसे कुछ कहा तो उसका मतलब हो गया प्रत्युत्तर। ठीक है, यानी दूसरी ओर से, ओर के अर्थ में। ठीक है, प्रति का मतलब क्या बताया था मैंने? उल्टा, किसी की ओर, विरोध, प्रत्येक। ठीक है, इन अर्थों में प्रति का यूज किया जाता है। तो प्रत्युत्तर में, प्रत्युत्तर जो शब्द है इसको हम विरोध में भी कह सकते हैं, किसी की ओर से आया हुआ रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रत्याशा है तो प्रतिधन आशा, प्रत्यय प्रतिधन अय, प्रतिध्वनि प्रतिधन ध्वनि। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि प्रति उपसर्ग जो है किस अर्थ में यूज किया जाता है? उल्टा, ओर, विरोध, प्रत्येक, इनके अर्थ में ये यूज किया जाता है। जब आप देखेंगे उपसर्ग और प्रत्ययों को तो आपको ये देखने को मिलेगा, प्रत्यय और उपसर्ग को आपको कोई भी डिटेल में नहीं पढ़ाता। जनरली बुक्स में भी ये चीज़ें दे रखी होती हैं और उनको हमें बस याद ही करना होता है। हमको ये अनुमान लगाना होता है किसी भी शब्द में किसके प्रारंभ में कौन सा जुड़ा हुआ है, अंत में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो यही चीज़ों से हम धीरे धीरे इन चीज़ों को समझते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं जितना संभव हो पा रहा है मैं इन चीज़ों के अर्थ भी आपको बताते चल रहा हूँ। तो अगला है प्र उपसर्ग। प्र का अर्थ है अधिक या आगे। प्र किस अर्थ में यूज किया जाता है? अधिक या आगे। तो इससे बने हुए शब्द कौन कौन से हैं जिनमें प्र उपसर्ग है? प्रांगण, प्रांगण में प्र उपसर्ग है। प्रख्यात हो गया, प्रमाण हो गया, प्रयोग हो गया, प्राचार्य हो गया, ये सभी जो है क्या है? प्र उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। अब परे आता है। परे उपसर्ग जो है इसका अगर अर्थ देखें तो परे उपसर्ग का अर्थ है चारों ओर। परे का मतलब होता है चारों ओर। ठीक है, तो जैसे पर्यावरण वर्ड होता है आपका, पर्यावरण वर्ड, पर्यावरण का मतलब है परिधन आवरण। आवरण किसी चीज को ढकने वाला कोई बोल सकते हैं निकाय, सिस्टम जो किसी चीज को ढकता है, किसी चीज को आवरित करता है, किसी चीज का आवरण है। तो परे का मतलब हो गया चारों ओर। तो हम पर्यावरण किसे बोलते हैं इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, पर्यावरण आप सभी जानते हैं। लेकिन आवरण के आगे परे लगा दिया मतलब परे उपसर्ग इसमें जुड़ गया तो मतलब अपने आसपास का चारों ओर का जो आवरण है,
वायु है जो हमको घेरी हुई है, ठीक है, सभी चीज़ों को घेरा हुआ जो आवरण है उसी को तो हम पर्यावरण कहते हैं। हम सभी लोग किससे घिरे हुए हैं? हम सभी लोग पर्यावरण से घिरे हुए हैं, हम सभी पर्यावरण के अंदर जो है समाहित हैं। तो पर्यावरण में पर क्या है? उपसर्ग है। ऐसे ही परीक्षा में उपसर्ग पर है, ऐसे ही परिवर्तन में भी पर उपसर्ग है, ठीक है। 7वें पे चलते हैं। 7वां है आपका परा। परा का अर्थ होता है उल्टा या पीछे। जिस शब्द के आगे परा उपसर्ग लग जाता है तो उसका अर्थ या तो पीछे के अर्थ में रखा जाता है या फिर उल्टे के अर्थ में रखा जाता है, ठीक है। जैसे पराभव है तो पराभव में परा उपसर्ग हो गया, पराकाष्ठा में भी परा उपसर्ग हो गया, पराक्रम में भी परा उपसर्ग हो गया, पराजय में भी क्या हो गया? परा उपसर्ग हो गया, ठीक है। जैसे जय का मतलब क्या होता है? जीत। जय का मतलब क्या होता है? जीत। जीत के आगे क्या लग गया? परा। परा का मतलब है उल्टा या विरोध, ठीक है। पीछे इसका अपोजिट कर सकते हैं, उल्टा का मतलब अपोजिट कर सकते हैं। तो जय का उल्टा क्या हो गया? मतलब जय का अर्थ हो गया जीतना, तो जय का उल्टा क्या होगा? हारना। और पराजय का अर्थ इसलिए क्या माना जाता है? हारना माना जाता है, ठीक है। तो ये परा उपसर्ग से मिलकर बने हुए शब्द हैं। अब आते हैं 8वें पे, अधि, आधी, ठीक है। जो अधि है, अधि का अर्थ होता है समीप्य, ऊपर या श्रेष्ठ। तो इससे अधि उपसर्ग से मिलकर बने हुए शब्द कौन कौन से हैं? अध्यक्ष, अध्यादेश, अध्यात्म, अधिकारी, इन सभी शब्दों में अधि उपसर्ग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपके और 9वें पे चलते हैं। 9वां है आपका निह, निस या निर। ये तीनों आप एक ही अर्थ में ले सकते हैं इनको। और ये जो निह उपसर्ग है ये बिना, बाहर या निषेध यानी मना करने के अर्थ में यूज किया जाता है। इन उपसर्गों से मिलकर बने हुए जो प्रमुख शब्द हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं वो हैं निर्निमेष। निर्निमेष में भी निर उपसर्ग है, निर्दिष्ट में भी निर उपसर्ग है, निर्वासन में भी निर उपसर्ग है, निरपराध में भी निर उपसर्ग है और निर्यात में भी निर उपसर्ग है। इन्हें आप आसानी से पृथक करके निकाल सकते हैं। अगर आपके सामने कोई भी वर्ड दे रखा है तो उसको इजीली आप समझ के निकाल सकते हैं। अगला आता है ने। ने का अर्थ है नीचे, भीतर या निषेध, मना करना, नीचे या फिर किसी चीज़ के अंदर या भीतर, ठीक है। तो ने उपसर्ग से मिलकर बने हुए शब्द कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो निष्कृष्ट, निकृष्ट में भी ने उपसर्ग है, नियुक्त में भी ने उपसर्ग है, निबंध में भी ने उपसर्ग है और निरोध में भी ने उपसर्ग है, ठीक है। 11वें पर चलते हैं। अप। अप का अर्थ क्या होता है? किसी के निकट होना, किसी का सहायक होना, किसी से छोटा होना, अनुचित होना और बुराई, ठीक है। अप उपसर्ग किस चीज़ के अर्थ में यूज किया जाता है? निकट के अर्थ में, सहायक के अर्थ में, छोटा के अर्थ में, अनुचित के अर्थ में, बुराई के अर्थ में। ये इन सब के क्या हैं? इस उपसर्ग के अर्थ हैं। अब इस उपसर्ग से मिलकर बने हुए शब्द कौन से हैं? अपयश, ठीक है। अपमान, मान मतलब किसी का सम्मान करना, सम्मान के आगे क्या लग गया? अप लग गया, मान के आगे अप लग गया, तो इसका मतलब है वो क्या हो गया? उसका बुराई करने वाली बात हो गई, अनुचित बात हो गई, ठीक है। मान का मतलब सम्मान करना, अपमान का मतलब किसी का अपमान करना। तो मान का अपोजिट ही तो है अपमान। अपमान अपोजिट कैसे बना? क्योंकि इसके सामने जो है मान के सामने इसमें क्या जोड़ दिया गया? उपसर्ग अप जोड़ दिया गया। और अप का मतलब क्या है? छोटा, अनुचित या बुराई। तो मतलब उसके अपोजिट अर्थ में बिल्कुल चला गया। और अप उपसर्ग से और बनने वाले शब्द कौन से हैं? अपव्यय हो गया, अपकीर्ति हो गया, ये सभी अप उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। 12वें की तरफ चलते हैं। 12वां है आपका आ, ठीक है। आ उपसर्ग जो है ये तक, कम या इधर के अर्थ में यूज किया जाता है, ठीक है। जन्म का अर्थ होता है जन्म लेना, आप जानते ही हैं। जन्म में अगर आ लग गया तो उसका मतलब है आजन्म, मतलब जन्म से, ठीक है, जन्म तक, इस अर्थ में ये यूज हो जाएगा। ऐसे ही मरण, मरण का मतलब मरना और इसमें आ उपसर्ग जुड़ गया तो इसका मतलब है मरने तक, जब तक व्यक्ति की मृत्यु हो तब तक, ठीक है। तो तक का अर्थ इसमें समाहित हो जाता है। रोहण, रोहण के अंदर भी जो है आ उपसर्ग लगा दिया तो आरोहण, ठीक है। और ऐसे ही कर्षण के आगे आ उपसर्ग लगा दिया तो शब्द बना आकर्षण। तो आकर्षण हो गया, आरोहण हो गया, आमरण हो गया, आजन्म हो गया। इन सभी में कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। आगे बढ़ते हैं। अब उपसर्ग जो है, अब उपसर्ग का यूज किया जाता है पतन, बुरा या हीन के अर्थ में। पतन होना, किसी भी चीज़ का पतन हो गया, कोई भी चीज़ बुरी है या फिर कोई भी चीज़ एक दूसरे से, मतलब दो चीज़ों में कंपेयरिंग की जा रही है तो दोनों चीज़ों में से एक चीज़ कैसी है? हीन है, ठीक है।
उससे कमतर है, उससे कम मानी जा रही है, तो वो हीनता के अर्थ में आ जाता है। तो अब उपसर्ग से मिलकर बने हुए शब्द कौन कौन से हैं? अवमूल्यन, अवज्ञा, अवधारणा, अवमानना, इन सभी शब्दों में अब उपसर्ग है। ऐसे ही जो अनुपसर्ग है इसका मतलब यूज किया जाता है पीछे के अर्थ में, साथ में और समान, इन 3 अर्थों में इसका यूज किया जाता है। तो इससे मिलकर बने शब्द कौन से हैं? अनुज हो गया, अनुस्वार हो गया, अनुशासन हो गया, अनुग्रहित हो गया। इन सभी शब्दों में जो उपसर्ग है वो क्या है? अनु है। ठीक है, अगला है आपका उत या उद। उत या उद किस अर्थ में यूज किया जाता है? ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर के अर्थ में। उत या उद शब्द से मिलकर, उत या उद उपसर्ग से मिलकर बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? उच्छ्वास, ठीक है, उत प्लस श्वास इसको लिखते हैं। उद्घाटन, उत प्लस घाटन इसको लिखते हैं। उच्चारण, उत प्लस चारण इसको लिखते हैं। उड्डयन हो गया, उत प्लस डयन इसको लिखते हैं। उच्छिष्ट हो गया, इसको उत प्लस शिष्ट लिखते हैं। जब आप संधि पढ़ेंगे आगे तो इनको और आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, संधि आपने नहीं पढ़ी है, अगर आपने संधि पढ़ी होती तो संधि, जिसने भी संधि पढ़ी होंगी तो इन चीज़ों को पृथक करने में उसको कोई समस्या नहीं आएगी। आगे आप हिंदी संधि के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आप इनको कर लीजिए यहाँ से। तो उत या उद उपसर्ग वाले शब्द कौन कौन से हैं? उच्छ्वास हो गया, उद्घाटन हो गया, उच्चारण हो गया, उड्डयन हो गया, उच्छिष्ट हो गया। ठीक है, इन सभी शब्दों में उत या उद क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, 18वां है आपका दुर या दुष। ठीक है, दुर या दुष। दुर या दुष का अर्थ होता है बुरा, कठिन, दुष्ट या हीन। इनके अर्थ में यह शब्द यूज किया जाता है। तो दुर या दुष उपसर्ग से मिलकर बनने वाले शब्द कौन से हैं? दुर्जन हो गया, दुरात्मा हो गया, दुर्व्यवहार हो गया, दुष्कर्म हो गया, दुर्गुण हो गया। इन सभी में दुर 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 का भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सभी में क्या है? दुर उपसर्ग है। ठीक है, दुष्कर्म में दुष उपसर्ग है। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका उप उपसर्ग। कौन सा? उप। उप किस अर्थ में यूज किया जाता है? निकटता के अर्थ में, समान के अर्थ में, सहायक के अर्थ में। इन सभी अर्थों में उप का यूज किया जाता है। इससे बनने वाले शब्द कौन से हैं? उपवन हो गया, उपकार हो गया, उपस्थिति हो गया, उपग्रह हो गया। इन सभी शब्दों में उप उपसर्ग है। इसके अलावा कुछ अन्य उपसर्ग भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे इनको हम कह सकते हैं, इनको हम अपवाद की दृष्टि से भी देख सकते हैं। जैसे अलंकृत शब्द आता है, ये कुछ ऐसे विशेष शब्द हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको लिखा है अलंकृत। अलंकृत शब्द में उपसर्ग क्या है? अलम। ठीक है, अलंकृत शब्द के जब खंड करते हैं तो 2 हमें वो वर्ड प्राप्त होते हैं, अलम प्लस कृत। तो अलम क्या है? इसमें उपसर्ग है। ऐसे प्रादुर्भाव है, प्रादुर्भाव में जो आपका उपसर्ग है वो है प्रादुर प्लस भाव। ठीक है, तो उपसर्ग हो गया आपका प्रादुर। ठीक है, अब इसके बाद में आपका जो प्राक या प्राग जो है उपसर्ग है। शब्द लिखा मैंने प्राक कथन। प्राक कथन में कौन सा उपसर्ग है? प्राक प्लस कथन। ठीक है, तो प्राक इसमें उपसर्ग हो गया। ऐसे ही सज्जन शब्द में सत उपसर्ग है, जन अलग है, तो सत प्लस जन मिला के सज्जन बना। सदाचार है, सदाचार में सत उपसर्ग है प्लस आचार, इसमें शब्द जुड़ा हुआ है, तो इसको मिला करके क्या बनता है? सदाचार। तो कुछ ये विशेष उपसर्ग हैं, इनको आपको स्पेशली थोड़ा सा हाईलाइट करना है, को ध्यान से देखना है, कभी कभी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अलंकृत में कौन सा उपसर्ग है? अलम। प्रादुर्भाव में कौन सा उपसर्ग है? प्रादुर। प्राक कथन में कौन सा उपसर्ग है? प्राक। सज्जन में कौन सा उपसर्ग है? सत। ठीक है, और सदाचार में कौन सा है? सत। ठीक है, ये दोनों इसी के एग्जाम्पल हैं। ये हो गया आपका यहाँ पे हिंदी के, सॉरी संस्कृत के उपसर्ग हो गए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, हिंदी के उपसर्गों के बारे में पहुंचते हैं। हिंदी के उपसर्गों की संख्या 10 मानी जाती है। जैसे हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़े उसी तरीके से हिंदी के उपसर्ग हैं। पहला हिंदी का उपसर्ग है अ या अन। ये किसके अर्थ में यूज होता है? ये अभाव या कमी के अर्थ में यूज होता है। ठीक है, जिसके सामने अ शब्द जुड़ जाता है, अ उपसर्ग जुड़ जाता है, तो उसका मतलब हो जाता है अभाव या कमी होना। ठीक है, तो इससे बने हुए शब्द कौन से? असाध्य, अजान, अनपढ़, अशुद्ध। शुद्ध के आगे अ जुड़ गया, मतलब उसका क्या हो गया? शुद्धता का अभाव हो गया। पढ़ के आगे अन जुड़ गया तो इसका मतलब है पढ़ने का अभाव हो गया। ठीक है, इसीलिए तो वो अनपढ़ होता है। जान के अंतर्गत जान के पहले क्या जुड़ गया? अ जुड़ गया, तो मतलब वह जान का उसमें अभाव हो गया। ठीक है, ज्ञान का उसमें अभाव हो गया। साध्य मतलब साधना,
साधना का अभाव हो गया, ठीक है। तो अ या अन जिसके आगे जुड़ता है उसका मतलब है कि उस चीज़ का उसमें अभाव हो जाता है या कमी हो जाती है। दूसरा है अध। अध जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है आधा, ठीक है। ये जिसके आगे जुड़ता है उस चीज़ का एक आधा का अर्थ उसमें दिखाई देता है। जैसे पका शब्द है, पका शब्द है कि कोई भी चीज़ पूरी तरह से पकी हुई है, इसमें मैंने अध जोड़ दिया तो उसका मतलब है अधपका, मतलब ये चीज़ आधी पकी हुई है, ठीक है। तो आधा का अर्थ इसमें दिखाई देता है। इसके बाद में आता है आपका उन। उन उपसर्ग जो है ये यूज किया जाता है एक कम, यानी गिनती के अर्थ में एक कम संख्या को दिखाने के लिए उनका अर्थ जो है उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। 30 होता है, 30 से अगर एक कम संख्या है तो उसको हम क्या बोलेंगे 29। 40 है, 40 से एक कम संख्या है तो उसको हम क्या बोलेंगे 39। मतलब इन दोनों में उन उपसर्ग आपको देखने को मिला। तो उनका अर्थ क्या होता है एक कम। एक कम के अर्थ में ये वाला जो उन उपसर्ग है ये यूज किया जाता है। अब आता है चौथा आपका ओ या फिर अब। ये किसके अर्थ में यूज किया जाता है हीनता या कमी के अर्थ में। इससे बने हुए शब्द हैं अवगुण अवसर, ठीक है। क या फिर को, ठीक है, क या को, ये बुरा या बुराई के अर्थ में यूज किए जाते हैं। जैसे पूत का मतलब होता है पुत्र, ठीक है, और पुत्र के आगे या पूत के आगे क शब्द लगा दिया जाए तो उसका मतलब होता है कपूत, मतलब बुरा, ठीक है, बुरा पूत या बुरा पुत्र। ख्यात मतलब जिसकी प्रसिद्धि हो। अब प्रसिद्धि दो तरह से होती है व्यक्ति की, एक तो अच्छी चीज़ों में प्रसिद्धि होती है, कोई काम अच्छा करता है तो उसकी वजह से फेमस हो जाता है, कोई काम बुरा करता है उसकी वजह से फेमस हो जाता है। तो जो बुरा काम करता है और उसकी वजह से फेमस होता है वो कुख्यात हो जाता है ना। और जो अच्छे कामों की वजह से प्रसिद्ध होता है वो प्रख्यात हो जाता है, या फिर उसको केवल ख्यात भी बोलते हैं। तो ख्यात का मतलब है प्रसिद्धि। प्रसिद्धि कैसी है, अच्छी या बुरी है। तो अगर इसमें क उपसर्ग या को उपसर्ग लग गया, कुख्यात हो गया, ठीक है। तो ये बुरे के अर्थ में यूज हुआ यहाँ पे। छठवां है भर। भर का अर्थ होता है भरा हुआ या पूरा के अर्थ में, ठीक है। तो ये भर जो उपसर्ग है ये जिस शब्द के आगे लगता है उसमें भरा हुए का या पूरा काम होने का अर्थ समाहित हो जाता है। पेट यानी भरपेट, मतलब पूरा पेट भरा हुआ है, ठीक है, भरपूर, ठीक है। ये दोनों शब्द जो हैं इनमें कौन सा उपसर्ग है, भर उपसर्ग है। आगे बढ़ते हैं। ने जो उपसर्ग है ये किसके अर्थ में यूज किया जाता है, रहित, बिना या निषेध के अर्थ में। जिन शब्दों में ने उपसर्ग जुड़ा होता है तो उनमें रहित, बिना या निषेध या मना करना, इन चीज़ों का भाव प्रकट होता है। डर, डर का मतलब है डर पैदा होना, ठीक है, हमारे अंदर डर है, लेकिन डर के सामने ने लगा दिया तो उसका मतलब है निडर, मतलब डर के बिना। डर रहित, डर खत्म हो गया, ठीक है। तो बिना के अर्थ में यूज हुआ ने। तो ने शब्द से बनने वाले कौन कौन से, ने उपसर्ग से बनने वाले कौन कौन से शब्द हैं, निडर हो गया, निहत्था हो गया, ठीक है। ये जो है ने उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। दो उपसर्ग जो है ये अर्थ में यूज होता है कम या हीन के में, ठीक है, कम या हीन के अर्थ में यूज होता है। तो इससे बनने वाले शब्द कौन से हैं, दुबला, दुलारा। अब यहाँ से आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा गहराई से समझ नहीं पाए हैं तो कम से कम आपको ये आइडिया हो गया होगा कि कोई वर्ड आपके घर सामने आता है तो उसमें से आप उपसर्ग को आसानी से अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, ठीक है। अगला है बिन। बिन का मतलब होता है रहित, मतलब ये भी किसी चीज़ की कमी के अर्थ में यूज किया जाता है। बिन ब्याहा, ब्याह के आगे क्या लग गया, बिन लग गया तो इसका मतलब है उसका ब्याह नहीं हुआ है, मतलब रहित है, वो शादी से रहित है। खाया, खाया के आगे बिन लग गया, मतलब है उसने भी खाना नहीं खाया है, बिन खाया है। खाना के रहित है, वो खाना से रहित है, खाना से अलग है, ठीक है। तो बिन शब्द, बिन उपसर्ग जिन शब्दों के सामने लगता है, जिन शब्दों के आगे लगता है उसका अर्थ होता है रहित। रहित के अर्थ में बिन उपसर्ग को यूज किया जाता है। सुह या स, ये दोनों सहित या फिर अच्छे के अर्थ में यूज किए जाते हैं। सुसंगठित, सुपात्र, सपूत, ये कुछ सु या फिर श उपसर्ग के उदाहरण हैं, ठीक है, जिनमें कि स या सु उपसर्ग समाहित है। आगे बढ़ते हैं। उर्दू के कुछ उपसर्ग हैं, इनकी संख्या 19 है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, इनसे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। हालांकि ये बड़ी सामान्य सी बात है कि ये जो शब्द यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे ये उर्दू के हों, संस्कृत के हों या हिंदी के हों, इन्हें हम रोज़ अपने जीवन में यूज़ करते हैं। रोज़ की दिनचर्या में इनमें से बहुत सारे शब्दों को हम यूज़ करते हैं, लेकिन उन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो जैसे उर्दू के भी हैं, उर्दू के भी हम बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं। उनमें कौन कौन से उपसर्ग होते हैं इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे पहला है अल। अल का अर्थ होता है निश्चित, ठीक या पूरा, ठीक है। और इनसे शब्द कौन कौन से बनते हैं, अलबत्ता हो गया, अलमस्त हो गया। ऐसे आप
काफ़ी सारे शब्द इसमें देखने को मिलेंगे, लेकिन सभी शब्दों को लिखना यहाँ पे संभव नहीं है। यहाँ पर फिर मैं एक बार कहूँगा, मैंने सिर्फ वही यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो पिछली सालों के सेट्स उठा के देखिए, यहाँ से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। यहाँ से आपके दो काम होंगे, आपको कॉन्सेप्ट भी पता चल रहा है, इसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे शब्दों के बारे में भी जानकारी मिल रही है जो पिछले वर्षों से लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो अल का अर्थ होता है निश्चित, ठीक या पूरा, और इस अल उपसर्ग से आप ये तो जान ही गए हैं कि अल उपसर्ग है या कोई भी उपसर्ग है वो शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। तो अल उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अलबत्ता, अलमस्त। ऐसे ही हर उपसर्ग का मतलब होता है प्रत्येक, यानी इसका अर्थ होता है प्रत्येक। तो इससे शब्द कौन कौन से बनेंगे? हर तरफ, हर दिल, ठीक है, ये शब्द जो है इससे बनते हैं। कम उपसर्ग जो है इसका मतलब होता है थोड़ा या हीन, और इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से? कम वक्त हो गया, कम ख्यात हो गया। गैर जो शब्द है, गैर का मतलब है भिन्न या विरुद्ध, और इससे बनने वाले शब्द कौन से हैं? गैर कानूनी, गैर हाजिर, ठीक है। हम उपसर्ग, हम का मतलब है साथ या समान, इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं? हम सफ़र, हम शक्ल, हम दर्द। बद उपसर्ग, बद का अर्थ है बुरा, और इस बद से बनने वाले, इस बद उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन से? बदकिस्मत, बदनाम, बदबू, ये सभी बद से बनने वाले शब्द हैं। बे उपसर्ग जो है, बे का मतलब होता है अभाव, और इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं? बेईमान, बेरहम। अगर ध्यान से आप सिर्फ इन्हीं शब्दों को ही एक दो बार कवर कर लेंगे, इन्हीं शब्दों को ही अगर एक दो बार आप रिवाइज कर लेंगे तो यहीं से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे। थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। बर उपसर्ग जो है, बर का अर्थ होता है ऊपर या बाहर, इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं? बर्खास्त हो गया, बर्दाश्त हो गया। ना उपसर्ग है, ना का अर्थ है अभाव होना या नहीं होना, ठीक है, तो इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं? नामुमकिन, नालायक, ठीक है। अब ला उपसर्ग है, ला का मतलब भी बिना या अभाव होता है, और इससे कौन कौन से बनते हैं? लाइलाज, लापरवाह, ठीक है। खुश शब्द है जो खुश उपसर्ग है, इसका मतलब है अच्छा, और ये अच्छे के अर्थ में यूज़ किया जाता है। इससे कुछ वर्ड बनते हैं, जैसे खुशकिस्मत हो गया, खुशखबरी हो गया, खुशबू हो गया, ये शब्द खुश उपसर्ग से मिलकर के बने हैं। दर जो होता है, दर का अर्थ होता है मैं, और इससे बनने वाले शब्द हैं दरमियान, दरअसल, ठीक है। बिल उपसर्ग जो होता है इसका मतलब है साथ, और इससे बनने वाला शब्द है बिल्कुल। बिला इसका अर्थ होता है बिना, और इससे बनने वाला शब्द है बिलाशक। ब उपसर्ग इसका मतलब साथ होता है, और इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं? बदौलत, बखूबी, ठीक है, ये जो है ब उपसर्ग से मिलकर बनने वाले शब्द हैं। बा उपसर्ग है, बा का मतलब है सहित, और बा से कौन कौन से शब्द बनते हैं? बा इज्जत, बाकायदा। सर शब्द जो है, सर उपसर्ग जो है, ये इसका अर्थ होता है मुख्य, और मुख्य या फिर सर उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं? सरहद, सरताज, सरकार, ठीक है। एन उपसर्ग ये पूरा या ठीक के अर्थ में यूज किया जाता है, और इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं? एन वक्त, एन मौका। फिल जो उपसर्ग है आपका, ये मैं के अर्थ में यूज किया जाता है, और इससे बनने वाला शब्द है फिलहाल, ठीक है। और यहाँ याद रखने की बात यह है कि उर्दू के सारे उपसर्ग जो हैं, जितने भी उर्दू के उपसर्ग हैं, यानी 19 उपसर्ग हैं जो उर्दू के, वो सभी कहाँ से लिए गए हैं? अरबी फारसी लैंग्वेज से लिए गए हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है उर्दू के उपसर्ग किस भाषा से लिए गए हैं? तो उर्दू के उपसर्ग अरबी फारसी भाषा से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके उपसर्ग। अब प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्यय ऐसे शब्दांश हैं जो धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। आपने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था, उपसर्ग कहाँ जोड़ा जाता है? शब्द के प्रारंभ में। प्रत्यय कहाँ जोड़ा जाता है? शब्द के अंत में, ठीक है। तो ये भी ऐसे शब्दांश हैं, शब्दांश तो उपसर्ग भी थे और शब्दांश प्रत्यय भी हैं, लेकिन उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं और प्रत्यय बिल्कुल उसके पीछे जोड़े जाते हैं। तो ऐसे शब्दांश जो धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। और विशेष बात यह है प्रत्ययों के संबंध में, उपसर्ग का आपने देखा होगा, जितने भी उपसर्ग आपने पढ़े उन सभी का अपने आप में कुछ न कुछ अर्थ था, लेकिन प्रत्यय जो होते हैं इनका अपना कोई भी अर्थ नहीं होता है, इनका अपना कोई भी अर्थ नहीं होता है और इनका कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। मतलब जो प्रत्यय हैं वो हमेशा किसी न किसी शब्द के अंत में लगकर ही आपको दिखाई देंगे, बिल्कुल
फ्री रूप में, स्वतंत्र रूप में उनका प्रयोग आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। इसके साथ साथ प्रत्यय जो हैं वो कैसे शब्द हैं? अविकारी शब्द हैं, मतलब इनमें लिंग, वचन, कारक, इनके आधार पर आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है कि उपसर्ग और प्रत्यय में से कौन सा शब्द अविकारी शब्द है? तो प्रत्यय जो है वो कैसा है? अविकारी शब्द है। इसमें आप कोई भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, कोई भी इसमें क्या नहीं कर सकते हैं? परिवर्तन या चेंज नहीं कर सकते हैं। विकारी अविकारी शब्दों के बारे में पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ से वो देख सकते हैं। उसमें कंप्लीटली सभी शब्दों के प्रकारों के बारे में बताया गया है। अब प्रत्यय को थोड़ा सा और आगे देखते हैं। प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? एक होता है आपका कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। दोनों को बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आराम से समझना है। और कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में अक्सर करके पूछा जाता है। तो कृत प्रत्यय वो प्रत्यय होता है जो क्रिया या धातु के अंत में जुड़ता है। ठीक है, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसा प्रत्यय जो किसके अंत में जुड़ता है? क्रिया के अंत में जुड़ता है या फिर धातु के अंत में जुड़ता है। धातु क्या होती है? आप जानते हैं धातु। धातु वो मेटल वाली धातु नहीं समझनी है। धातु का मतलब होता है कोई भी शब्द, उसका जो कोई भी शब्द है उसका जो मूल रूप होता है, शब्द का जो सबसे रॉ फॉर्म होती है शब्द की, वो होता है धातु। जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ चलना, ठीक है, चलता, चलती, ये सभी शब्द जो हैं, जो मैंने बोला चलना, चलती है, चलता है, तो ये जो चलना, चलती, चलता, ये शब्द का जो मूल शब्द है, मूल धातु है इसकी कौन सी है? चल। ठीक है, चल धातु से ही चलना बना है, चल धातु से ही चलता बना है, चल धातु से ही चलती शब्द बना है। ऐसे ही हंस धातु है और हंस धातु से हंसना बना है, हंसता बना है, हंसती है, ये बना है। मतलब हर शब्द का एक मूल रूप होता है जिसे हम धातु कहते हैं। तो जो कृत प्रत्यय होते हैं या तो धातु के अंत में जोड़े जाते हैं या क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं। ठीक है, धातु या क्रिया के अंत में ये जो है कृत प्रत्यय जोड़े जाते हैं। तो कृत प्रत्यय आपको समझ में आए? कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत प्रत्यय उन्हें कहते हैं जो क्रिया या धातु के अंत में जुड़ते हैं। अब एक और आता है प्रश्न कि कृदंत क्या होते हैं? ठीक है, कृदंत शब्द किसे कहते हैं? तो कृदंत किसको कहते हैं कि जब कृत प्रत्यय किसी धातु में या क्रिया में जुड़ता है, क्रिया या धातु के अंत में जब कृत प्रत्यय जुड़ता है तो उसको जुड़ करके जो शब्द बनता है वो क्या कहलाता है? कृदंत शब्द कहलाता है। ठीक है, तो कृत प्रत्यय को एक बार दोबारा से फिर देखते हैं कि क्रिया और धातु के अंत में जो जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और इसके साथ साथ कृत प्रत्यय के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय और धातु का जो मूल रूप होता है, ये दोनों जुड़ करके, यानी कि धातु कह लीजिए, कैसे भी कह लीजिए इसको, जैसे धातु हो गई, धातु के प्रारंभ में या धातु के साथ मिलकर के जब कृत प्रत्यय जुड़ जाते हैं, धातु के साथ जब कृत प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण होता है। यानी कृत प्रत्यय जब धातु या क्रिया के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है? संज्ञा या विशेषण शब्द बनते हैं। अब आता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। ऐसे प्रत्यय जो किसके अंत में जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं, उनको हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय के योग से बने शब्द क्या कहलाते हैं? तद्धितांत कहलाते हैं। यहाँ से 2-3 चीज़ें आपको क्लियर हुई। कृत प्रत्यय किस में जुड़ेगा? क्रिया में या फिर धातु के मूल रूप में। और तद्धित प्रत्यय किस में जुड़ेगा? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में। कृत प्रत्यय जिस शब्द में जुड़ता है तो जुड़ करके जो शब्द बनता है उसको बोलते हैं हम कृदंत, और तद्धित प्रत्यय के योग से जो शब्द बनता है उसको बोलते हैं हम तद्धितांत। जब धातु के मूल रूप में कृत प्रत्यय जुड़ जाता है तो किसका निर्माण होता है? संज्ञा या विशेषण का निर्माण होता है। एक बार मैंने आपको डबल फिर दोबारा से रिवीजन करवा दिया है इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और कृत प्रत्ययों के कुछ उदाहरणों के बारे में जानते हैं। कृत प्रत्यय हिंदी के कुछ कृत प्रत्यय हैं, जैसे इया, इया। अब यहाँ से अब आपको देखना है कि अभी हम उपसर्गों के बारे में पढ़ रहे थे। उपसर्गों को शब्द के प्रारंभ में जोड़ते हैं। अब जो प्रत्यय हैं आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं इस साइड में,
ठीक है, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे होंगे सारे प्रत्यय हैं और इनको आपको किसी भी शब्द के कहाँ जोड़ना है, अंत में जोड़ना है। ठीक है, और बड़ा आसान है इनसे बने हुए शब्दों को पहचानना। जैसे इया है, अब आप सोचो कि इया किसके शब्द के अंत में आता है, छलिया, खटिया, रसोईया। ठीक है, तो इस तरीके के वर्ड अगर परीक्षा में आते हैं और आपसे पूछता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, इया। औता, ठीक है, तो इससे क्या बना, समझौता, पीछे जोड़ा औता, समझ के पीछे समझौता, समझ के ओता औता जोड़ा तो क्या बन गया, समझौता। अब जैसे अक्कड़ है, अक्कड़, अब अक्कड़ से कौन कौन से शब्द बनेंगे जिनके पीछे अक्कड़ होगा, घुमक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़। ठीक है, ऐसे ही आहट है, आहट किन किन शब्दों के पीछे आता है, चिकनाहट हो गया, मुस्कुराहट हो गया, सुगबुगाहट हो गया। ठीक है, आहट, तो इन शब्दों के पीछे आहट आ रहा है। एरा जो प्रत्यय है ये किस किस के शब्द के अंत में रहता है, लुटेरा हो गया, ठटेरा हो गया, ममेरा हो गया, फुफेरा हो गया, इन शब्दों में एरा आ रहा है तो एरा प्रत्यय, आसानी से इसका पता लगा सकते हैं। वैया प्रत्यय किन किन शब्दों के अंत में आएगा, गवैया, खवैया, नचैया। ठीक है, ये इनमें क्या आ रहा है, अय्या प्रत्यय आ रहा है। और ओना, ओना के कौन कौन से शब्द बनेंगे जिनमें ओना प्रत्यय होगा, बिछौना, खिलौना। आई जो है ये प्रत्यय किन किन शब्दों में आएगा, चिकनाई, कठिनाई, पंडिताई। ठीक है, इन सभी शब्दों में क्या है, आई प्रत्यय है। बड़ा आसान सा है, आप समझ पा रहे होंगे कि इनको आसानी से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आवट जो प्रत्यय है, अब आवट शब्द से बनने वाले कौन कौन से शब्द हैं, आवट जिनमें प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, लिखावट हो गया, इसमें भी आवट आ रहा है, मिलावट, सजावट, इन सभी में क्या आ रहा है, आवट प्रत्यय आ रहा है। देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, कोई शब्द दे दिया जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आप बिल्कुल एक बार देख के ही आसाम से उसको क्लियर कर सकते हैं। अब जैसे ई है, ई प्रत्यय, ई प्रत्यय से बनने वाले कौन कौन से शब्द हैं, बोली, टोकरी, धमकी, सबके पीछे क्या आ रहा है, ई, तो इसमें ई प्रत्यय हो गया। अब आऊ है, आऊ प्रत्यय किन किन शब्दों में आएगा, टिकाऊ, कमाऊ, बिकाऊ, सबके पीछे देखो क्या आ रहा है, आऊ, आऊ, आऊ। ठीक है, तो इसमें क्या है, आऊ प्रत्यय है। आस है, आस जो आस प्रत्यय से बनने वाले कौन कौन से शब्द हैं, मिठास हो गया, निकास हो गया, प्यास हो गया, सबके पीछे क्या आ रहा है, आस आ रहा है। ऐसे ही आवा है तो बुलावा, चढ़ावा, पछतावा, छलावा। ऐसे ही आपा है तो बुढ़ापा, पुजापा। त आ रहा है तो जिनके पीछे त आएगा तो वो त प्रत्यय बन जाएगा, बचत, खपत। ठीक है, एत है तो क्या हो जाएगा, लड़ैत, लठैत, बकैत। अब मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे किताब में, बहुत सारे शब्द। यहाँ तो मैंने वही दो तीन चार वर्ड्स को लिखने का प्रयास किया है। किताब में आप देखेंगे तो आपको इतने सारे शब्द मिलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपको फिर भी ये सजेस्ट करूँगा, केवल आप इन शब्दों को ही देख लीजिए। इन्हीं शब्दों में से आपको पेपर में कोई ना कोई शब्द देखने को मिल जाएगा जिसमें से आपको उपसर्ग या प्रत्यय छांटना होगा। अब ऐत है तो लठैत हो गया, बकैत हो गया, लड़ैत हो गया, ये ऐत प्रत्यय से मिलकर बनने वाले शब्द हैं। एक है, एक प्रत्यय जो है तो औपचारिक, वैचारिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, इन सभी में क्या आ रहा है, पीछे देखिए एक आ रहा है। औपचारिक एक आ रहा है इसमें, वैचारिक इसमें भी एक आ रहा है, धार्मिक इसमें भी एक आ रहा है, वैज्ञानिक इसमें भी एक आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में आता है वाला। वाला किस किस में आएगा, पढ़ने वाला, मरने वाला, चलने वाला, घूमने वाला। ठीक है, ईयल, ईयल प्रत्यय किस किस शब्द में आएगा, मरियल हो गया, अड़ियल हो गया, सड़ियल हो गया, सब में ईयल ईयल आ रहा है। या प्रत्यय जो है, खोया, पाया, सोया, ठीक है, धोया, इन सभी में क्या है, या प्रत्यय। तो इससे आसानी से आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। अब संस्कृत के कुछ कृत प्रत्यय हैं, विद या वेत्ता। तो विद या वेत्ता प्रत्यय किस किस शब्द में आता है, भाषाविद हो गया, विधि वेत्ता हो गया, इतिहास वेत्ता हो गया। इसमें सभी में क्या है, देखो वेत्ता वेत्ता, यहाँ पे विद है। ता किस शब्द में आएगा, उद्गाता, मूर्खता, अभिनेता, ज्ञाता, सब में ता प्रत्यय है। अक प्रत्यय, लेखक, अक आ रहा है इसमें, अध्यापक, अक इसमें छुपा हुआ है, गायक, अक इसमें भी छुपा हुआ है, रक्षक, अक इसमें भी आ रहा है। देख के ही आप इसको आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस शब्द के पीछे कौन सा प्रत्यय आ रहा है। ठीक है, उक प्रत्यय है, उक प्रत्यय से मिलकर बनने वाले शब्द हैं भावुक, भिक्षुक, उक की ध्वनि आ रही है ना। अन है तो देखिए जलन, गमन, ठीक है, चलन, इन सभी में अन आ रहा है। अनीय जो है उप प्रत्यय है, इससे मिलकर बनने वाले शब्द हैं दर्शनीय, अनीय इसमें आ रहा है, श्रवणीय इसमें भी अनीय आ रहा है, पूजनीय इसमें भी अनीय आ रहा है,
ऐसे ही तव्य हो गया, तव्य प्रत्यय से मिलकर बनने वाले शब्द गंतव्य, कर्तव्य, वक्तव्य, ये सभी जो हैं प्रत्ययों के कुछ उदाहरण हो गए। इनको आप देख सकते हैं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं तद्धित प्रत्ययों के कुछ उदाहरण, इनको आप आसानी से समझ सकते हैं। तद्धित प्रत्यय मैंने बताए थे, तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी बनाई हैं। एक में लिखा है मूल शब्द, एक में लिखा है प्रत्यय, और उससे मिलकर के बना शब्द कौन सा है। तो मूल शब्द जैसे बाप हो गया, मान हो गया। बाप या मान ये कैसे शब्द हैं? संज्ञा। ठीक है, संज्ञा शब्द हैं। तो बाप या मान, अब इनमें प्रत्यय जोड़ेंगे औती तो क्या शब्द बनेगा? बपौती, मनोती। ऐसे ही ठाकुर है, पंडित है, ये क्या है? सब नाउन है ना, संज्ञा। संज्ञा इसके जस्ट बाद में जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो संज्ञा ही स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, भावना, फीलिंग्स, इनके नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ठाकुर हो गया, पंडित हो गया, ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तो ठाकुर या पंडित में अगर आई प्रत्यय जोड़ देंगे तो ठकुराई, पंडिताई, ऐसे करके शब्द बनेंगे। मीठा, खट्टा, ये विशेषण है साहब। विशेषण का अर्थ क्या होता है? जो शब्द किसी की विशेषता बताएं। तो मीठा, खट्टा क्या है साहब? विशेषण है, और इसमें हम आस जोड़ देंगे प्रत्यय, तो शब्द क्या बनेगा? मिठास बन जाएगा, खटास। मीठे से मिठास, खट्टे से खटास। लड़का, बच्चा, इसमें पन जोड़ देंगे तो लड़कपन, बचपन बन जाएगा। ठीक है सर। बूढ़ा, मोटा, बूढ़ा, मोटा, इसमें पा प्रत्यय जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएंगे बुढ़ापा, मोटापा। इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए गलत हो गया है, इसको आप यहाँ पे लिखिए मामा। ठीक है, मामा में एरा प्रत्यय जुड़ जाएगा तो शब्द बन जाएगा साहब ममेरा। श्रेष्ठ हो गया, उच्च हो गया, महान हो गया, ये तीनों क्या है? विशेषण हैं। और इनमें अगर तम प्रत्यय जोड़ देंगे तो आपका शब्द बन जाएगा श्रेष्ठतम, उच्चतम, महानतम। ऐसे ही वत्स, माश, शीत, इनके पीछे ल प्रत्यय जोड़ देंगे तो वत्सल, शीतल, माशल, इस तरीके के शब्द बनेंगे। राष्ट्र, राज्य, भारत, इनमें अगर ईय जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय, राज्य से राजकीय, भारत से भारतीय, इस तरीके के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। भला, चतुर, ठीक है, भला, चतुर, ये क्या है? ये भी आपका जो है भला, भला आदमी है वो। ठीक है, तो ये विशेषण हो गया, विशेषताएं हैं। विशेषण के पीछे आई जोड़ देंगे तो भला से भलाई हो जाएगा, चतुर से चतुराई हो जाएगा। कृपा हो गया, दया, श्रद्धा, ये मूल शब्द हैं। इनमें अगर लू प्रत्यय जोड़ देंगे तो आपका जो शब्द बनेंगे वो बनेंगे कृपालु, दयालु, श्रद्धालु। ठीक है, इस तरीके से ये आपने देखा यहाँ पे उपसर्ग प्रत्यय या तद्धित प्रत्ययों के कुछ उदाहरणों को आपने देखा। और यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल आपने देखे हैं ये मैं फिर बता रहा हूँ, आप सेट्स लगाइए। आपको सेट जब लगाएंगे, हिंदी की प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो वहाँ पर ही आप देखेंगे कि ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे दिए हैं इनमें से रोज़ आपको जब आप सेट लगाएंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो आपको इनमें से रोज़ 2-4 वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। पूरी किताब काफ़ी लंबी हो जाएगी। पूरी किताब को अगर हम देखें तो वहाँ पर तो सैकड़ों की संख्या में शब्द दे रखे हैं, तो उनको एक साथ याद करना इतना आसान नहीं है। हालांकि मैं फिर भी कह रहा हूँ बुक सबसे बेस्ट होती है, बुक का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुक से भी ज़्यादा डिटेल है, लेकिन क्या है कि ना परीक्षा में क्या आने वाला है इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या नहीं आने वाला है। परीक्षा में हमें क्या पढ़ना है इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो पूरा वहाँ पे तो भंडार रहता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे शब्द हैं जो पिछले पेपर्स में आए हुए हैं, और ज़्यादातर एग्जाम में होता भी यही है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। आप देखते चले आ रहे होंगे, ऐसा ही रिपीटेशन देखने को मिलता है। तो उसी कोशिश में ये प्रयास किया गया छोटा सा, इसको आप देखें, इसको आप रिवाइज़ करें, हो सके तो इसके नोट्स बनाएं, लिखें, इसको स्क्रीनशॉट लें और वीडियो को 1-2 बार देखें। आपको उपसर्ग प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, इन सभी से संबंधित सारी जो है प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।